हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 1 राख की रस्सी। जैसा कि हमने पार्ट 1 में इस पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया था और हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर बचे हुए थे, उसे लेकर आए हैं हम और इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पार्ट 1 में अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। शब्द आता है इसमें भोला भाला। तो नंबर 1, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इसमें शब्द आया था। नंबर का, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तो आप बताएंगे कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे से किन किन बातों को सोच कर के परेशान रहते थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हमारे हिसाब से, हमारे विचार से वो सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्च कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन कैसे करेगा। मतलब अपना खर्च कैसे चलाएगा, वो तो इतना सीधा साधा है। अब आते हैं नंबर ख में। आप तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते? स्टूडेंट, अगर आप तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते? तो इसका उत्तर है, अगर हम तिब्बत के मंत्री के जगह होते तो अपने बेटे को प्यार से समझाते कि भैया तुम बताओ, तुम्हें किस बात पे दिलचस्पी है, कौन से कार्य करने में तुम्हें अच्छा लगता है, उसको ही अपना रोजगार बना लो। ठीक है ना। अब शब्द आया था शहर की तरफ। लोनपोगार ने अपने बेटे को कहाँ भेजा था? शहर की तरफ। तो उसी में से क्वेश्चन है। नंबर 1, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को कहाँ रवाना किया था? शहर की तरफ। क्यों रवाना किया था? 100 बोरे जौ लेकर आने के लिए, है ना। आपको तो पता ही होगा। तो का नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? तो आप इसका आंसर बताइए। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? तो इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा क्योंकि उनका बेटा बहुत शांत था। इसलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा शहर और दुनियादारी को समझे। इसलिए मंत्री ने अपने बेटे को कहाँ भेजा? शहर भेजा। तो इसको आप अपने नोट कॉपी में भी लिखते जाइएगा। ठीक है ना। अब आते हैं नंबर ख में। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? अब बताइए। मंत्री ने तो शहर की तरफ भेजा था, लेकिन किसके साथ भेजा था? भेड़ों के साथ। तो मंत्री ने भेड़ों के साथ ही क्यों भेजा? तो इसका उत्तर है, भेड़ों के साथ इसलिए भेजा होगा क्योंकि मंत्री चाहते थे उनका बेटा चतुर और समझदार बने और किस तरह से पैसा कमाया जाता है इसे सीखे। इसलिए मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ भेजा। ठीक है। सो स्टूडेंट, आते हैं अब नंबर ग में। नंबर का क्या है? तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? जैसे अब तो आप लोग शहर में रहते हैं, लेकिन आपके बड़े लोग जो घर में हैं, बड़े बूढ़े लोग, वो कहाँ रहते थे? घर में पता करिए। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्योंकि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो, यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और हमें नोट कॉपी में लिखकर सेंड करेंगे। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जौ एक तरह का अनाज है। जौ क्या होता है? एक तरह का अनाज होता है।
जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो आप तो जानते होंगे ना अनाज के बारे में। तो कौन कौन से अनाज आप जानते हैं? जैसे गेहूँ, जौ, मकाई, चना, सोयाबीन, बाजरा, ये सभी क्या हैं? एक प्रकार के अनाज हैं। ठीक है, तो आप ये इसमें लिखिएगा इन अनाजों को। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गेहूं और जौ अनाज होते हैं। आपको पता ही है गेहूं और जौ क्या होते हैं? अनाज होते हैं। और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। गेहूं और जौ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक क्या हो गया? अनाज हो गया। और अनाज के अंदर क्या आते हैं? गेहूँ, चना, जौ, मकई। तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो नंबर का में आते हैं, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो हमें किस किस संज्ञाओं में वर्गीकरण करना है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं के बारे में हम तो जानते ही हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के भी प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा एवं नंबर 5 कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी हमें इसमें सिर्फ जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना है। तो नंबर का नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। कौन से 2 प्रकार हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। तो लेह हमारा क्या है? लेह एक प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह शहर के अंदर आता है। शहर हम बोल देते हैं तो शहर हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। और शहर के अंदर कौन कौन से आते हैं? जितने भी शहर आते हैं तो वो किस में कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे भोपाल, इंदौर, लेह, लद्दाख, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और अब आते हैं धातु हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये कई धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। और जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, और ये किस में आ गए? व्यक्तिवाचक में। शेरवानी, इसी प्रकार शेरवानी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भोजन जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भोजन के अंदर कई प्रकार के भोजन आते हैं। चावल, दाल, ये सभी क्या होते हैं? भोजन होते हैं। तो चावल, दाल हमारा व्यक्तिवाचक में आ गया और जातिवाचक में भोजन आ गया। ठीक है ना। अब तांबा तो धातु के अंदर आता है, तो तांबा क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिचड़ी भी भोजन के अंदर आता है, तो खिचड़ी क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। वेशभूषा भी हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वेशभूषा के अंदर कई व्यक्तिवाचक आते हैं, जैसे पेंट, शर्ट। तो स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट वाले हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिन्हें हमें समझने थे, वो हो गए हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।